Assalamualaikum. My name is Amir Raza. I am from UMT Lahore, student of BS Chemistry. I am here for the interview of an entrepreneur. सर आपका नाम? निसार अहमद सिद्दीकी, रावी एडवर्टाइजिंग, CEO रावी एडवर्टाइजिंग। जी बताएं क्या आपको सवाल करते हैं, अपने बारे में बताएं, ज़रा अपने बिजनेस के बारे में बताएं, मतलब आपकी नेशनलिटी। अच्छा, नहीं हम बेसिकली जो लाहौर के हैं और जो हमारा काम है वो रावी एडवर्टाइजिंग है, आउट ऑफ एडवर्टाइजिंग का। तो ये हमारा तकरीबन कोई 1985 से हमारा ये स्टार्ट है। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी इनिशियल स्टेज पे हमने शुरू किया था। एक कमरे से हमने स्टार्ट किया था, एक कमरे में सिर्फ दो या तीन लोग थे बस, वहाँ से स्टार्ट किया था हमने। तो अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई, डे बाय डे हम काम करते रहे और बड़ी ईमानदारी से और दयानतदारी से हमने काम किया है। तो जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली है, बहुत बरकत। अल्लाह ताला की जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो आहिस्ता आहिस्ता आज अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर पहुँचाया है कि माशाल्लाह हमारा आउट ऑफ एडवर्टाइजिंग में रावी का एक नाम है, हर क्लाइंट के पास हर जगह रावी का मौजूद है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम काम कर रहे हैं और साथ साथ हमारा रिटेल का काम भी है। जिस तरह यू फोन हमारा जो मेजर क्लाइंट है, हमारे यू फोन है, ये जोंग है, यूनिलीवर है, KFC है। तो इस तरह की मैनी जो मल्टी नेशनल कंपनी के ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, लगे हुए हैं आस्ता आस्ता। आपसे कि आपने जब ये इंडस्ट्री शुरू की तो आपने मतलब ये रावी इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग की क्यों चूज़ की और आपने चूज़ करने की मोटिवेशन क्या? अच्छा, वो ऐसा है ना कि हमारा बेसिकली जो काम था ना, प्रिंटिंग का काम था। ये जो बैनर्स प्रिंटिंग होते हैं और सूट प्रिंटिंग होती है, तो बेसिकली हमारा काम होता है। तो वो फिर जैसे ही कोई हमारे शासक डायरेक्टर मार्केटिंग है, वो जैसे हमारे आए उसमें मैदान में आए, उन्होंने मार्केटिंग शुरू की। तो उस वक्त तक हम आउटडोर का काम नहीं करते थे, हम सिर्फ बैनर और स्टीमर और शीट्स प्रिंटिंग करते थे, स्क्रीन प्रिंटिंग करते थे। तो वो शाह साहब मार्केटिंग में आए, शाह सदीकी साहब जो डायरेक्टर मार्केटिंग है हमारे। तो उन्होंने मार्केटिंग शुरू की, तो फिर मुख्तलिफ कंपनी से कांटेक्ट किया, तो उस बेस पे हम काम करते रहे। और फिर जब आउटडोर में आए तो एक हनीफ जो है, हनीफ हमारा जो मदर जो जिसे काम कहते हैं ना, तो जो हनीफ है, हनीफ ने हमें स्टैंड दिया। हनीफ ने हमसे कहा कि आप बोर्ड भी लगाओ, बोर्ड क्यों नहीं लगाते आप? तो वो फिर हमने को 20-10 के बोर्ड लगते थे, तो फिर हमने वो बोर्ड लगाना शुरू किए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ कंपनियों ने भी रब्ता किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर डे बाय डे काम करते रहे, मुख्तलिफ कंपनी के साथ काम करते रहे और अल्लाह ताला ने उस पर बरकत डाली है बड़ी। अब उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इसमें जो कोई भी कारोबार है आप नेक नियत से काम करें। बाकी अल्लाह ताला का काम है कि उसमें क्या वो करे, तो मगर खुद की कोशिश ये होनी चाहिए, नेक नियति और ईमानदारी से अपना जो भी बिज़नेस कर रहा है वो इस तरीके से चाहिए कि अपना नेक नियत से काम करे, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। किसी से फ्रॉड ना करें, किसी से बददियानती ना करें, किसी को नीचा ना समझें। सबसे बड़ी बात जो है, हमारे जो एम्प्लॉय हैं सारे, वो हमने बड़ा दोस्ताना माहौल रखा हुआ है। ये नहीं कि बॉस है तो बॉस है, नहीं, उनकी बात हम सुनते भी हैं, उन्हें हम डांटते भी हैं काम के लिए बस। तो ये चीज़ होनी चाहिए बात भी, किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल करें और जो भी उसमें कोई कमी बेशी है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो फुलफिल करे। ये उसका कोई भी ऑनर है, CEO है, कोई भी मालिक है, उसका फ़र्ज़ बनता है ये। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सब चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। जी। और सर आप खाने के जब आपने शुरू किया तो आपको शुरू में कोई मुश्किलात वगैरह आई थी, और अगर कोई मुश्किलात वगैरह आई तो आपने उससे क्या एक्सपीरियंस और सबक क्या किया था? हाँ जी, मुश्किलात तो देखिए, कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी शुरू डेज तो आपको मुश्किलात में ही चलना पड़ता है, क्योंकि आपने एक नई चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारे लिए जो नया काम था बैनर का, उसका तो हम ऑलरेडी कर रहे थे काम, मगर ये आउटडोर का हमारे लिए नया काम था। तो मुश्किलात अच्छी मुश्किलात आई, क्योंकि अथॉरिटी की हमें चाहिए, परमिशन चाहिए होती है। अथॉरिटी से परमिशन नहीं, कॉरपोरेशन थी पहले, उसके बाद PHA आ गया, तो मुश्किलात तो डेफिनेटली आती हैं। मगर जो आदमी मुश्किलात का सामना करेगा तो आगे खैर होगी। जो शुरू में डर के बैठ जाएगा तो फिर तो वो काम नहीं कर सकता। अगर ये सक्सेस हुई तो उसकी सक्सेस की क्या बड़ी वजह थी, क्या रीज़न वगैरह आए थे इसके? सब तो पहले तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है सबसे पहले तो। उसके बाद हम भाई हैं सारे, हम माशाल्लाह 5 भाई हैं
تو سب اکٹھے جوائنٹ وینچر تھا، سب کا اکٹھے کام کرتے تھے. تو اس میں کوئی نہیں بھی کوئی کیا کر رہا ہے، مگر سب نے اپنی اپنی ڈومین میں اپنے کام کر رہے تھے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے اور کام کو بھی بڑھایا ہے. جو ہمارا اسٹارٹ میں کام تھا وہ ابھی بالکل اسٹارٹ میں تھوڑا کام تھا اور پریشانی زیادہ تھی. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ تو یوز ٹو ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اب بڑی کرم نوازی ہے کہ جب بھی کوئی نیا جو ہے نا بزنس میں جیسے کوئی جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کے لیے مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے، مطلب اس سے کیا کیا کرنا چاہیے کہ وہ بزنس کا گرو کرے اور اس کے ریلیشن بھی اچھے رہیں انسانوں کے ساتھ؟ دیکھیے اس کے لیے تو دیکھیے کوئی بھی آپ نیا بزنس شروع کرتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے لیے مار کھانی پڑتی ہے. کئی لوگ تو فائنینشلی رہ جاتے ہیں، حالانکہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، مگر وہ فائنینشلی رہ جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کسی کاروبار میں آپ کو فائنینس تو چاہیے ہوتا ہے نا پہلے فیز میں. تو کئی لوگ اس لیے ڈسٹرب ہو کے وہ پھر جاب کی طرف آ جاتے ہیں. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا کاروبار کو اہمیت دینی چاہیے، چاہے چھوٹا سا کاروبار ہو. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ بڑا کاروبار کریں تو وہ آپ چھوٹے سے کاروبار سے بھی بڑا کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی نیا آئے گا تو اسے پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑے گا. وہ یہ سوچ کے آئے کاروبار میں کہ یار کہ پہلے لاس سوچے بعد میں اپنا بینیفٹ سوچے. تو یہ پریشانی تو پھر آتی ہے. اچھا، اور سر ایک یہ سوال ہے کہ اب جیسے کئی لوگوں کے بزنس شروع کرتے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ بزنس شروع کرنے سے پہلے انہیں اس بزنس کے حوالے سے ادھر جاب کرنی چاہیے 2-3 سال تاکہ انہیں ایکسپیرینس آ جائے اس بزنس کے حوالے سے؟ ہاں جی، جو نئے آنے والے جو بچے یا جو بھی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ہاؤ نو ساری جو کوئی بھی کسی بھی بزنس میں جانا چاہتے ہیں اس کی ہاؤ نو پہلے کرے گا. اگر وہ کہیں 2-4-6 مہینے جاب بھی کر لیتا ہے نا ایکسپیرینس کے لیے تو وہ اسے آگے جا کے اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے اسے کرنا چاہیے، اس بات کی پوری ہاؤ نو جو ہے نا اسے کرنا چاہیے اس کے لیے. آئے ہوئے تھے انٹرویو لینے کے لیے. ہاں جی، ہم اس سلسلے میں سر نے ہمیں پروجیکٹ دیا تھا تو ہم انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ادھر راوی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی میں. تو سر ہمارے پاس ہیں، اسے کچھ سوال جس طرح ہم نے کیے. ابھی ہم سر سے کچھ اور مزید سوال کریں گے اور جانتے ہیں کہ کس طرح ایک نئے بزنس مین جو آتے ہیں، نئے ینگ جو آتے ہیں لوگ، ان کو کس طرح ان سے معلومات مل سکتی ہے. سر نے بتایا حامد آپ کو کہ KFC، یو فون اور دوسری کمپنی ہیں جو سر کی کمپنی سے وہ جو ہیں کوپریشن کرتی ہیں. وہ سر سے ہم جانیں گے کہ وہ کس معیار کی کوپریشن کرتے ہیں، یعنی کہ کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کو اس کا. اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان کے اپنے رولز ہیں. جی ان کے رولز ہیں یہ جس طرح کہ کوئی بریف اگر بھیجتے ہیں کوئی 3-4 ایڈورٹائزروں کو جو ہے نا جو ان کے پینل اگر ہوتے ہیں پہلے سب سے پہلے تو ان کمپنی میں رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. سب سے پہلا فیز ہے. آپ رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو پھر جو بھی کیوری ان کی ہوتی ہے وہ 3-4 وینڈروں کو جو ہے نا وہ کیوری بھیجتے ہیں اور اس کے پھر وہ ریٹ دیکھتے ہیں اس کے جس کے وہ کم ریٹ ہوں جس کے وہ اسے وہ کام دے دیتے ہیں. اس کے طریقہ کار یہ ہے. اچھا، وہ بیسیکلی کام کیا کرانا چاہتے ہیں آپ کام اس سے کام یہ ہم سے کرانا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ان کی کوئی اسکیم نکلتی ہے، کوئی ان کے پیکج نکلتے ہیں جیسے، تو وہ پیکج اپنا اگر انہوں نے پبلسٹی کرنی ہے اس کی تو وہ اس کے لیے ہم سے ڈیمانڈ کریں گے یار کہ یہ ہم نے پیکج لانچ کرنا ہے تو یہ ہمیں ہولڈنگ چاہیے اسی جگہ پر چاہیے. تو وہ پھر ہم سے فلفل کر کے دیتے ہیں. وہ آگے پھر کام کسی کو بھی مل جائے مگر وہ اسی اسٹیج میں ہی کام کرواتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ ڈائریکٹ کسی کو کام دے دیا. جو ان کے پینل میں جو رجسٹرڈ وینڈر ہے انہیں کیوری بھیجتے ہیں. جس طرح یونیلیور والے ہو گئے، یو فن ہو گیا، یہ جتنے بھی سارے برانڈ ہیں، یہ کیڈبری ہو گیا، یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں. تو وہ پھر جو ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جو بھی فلفل وہ سمجھتے ہیں اسے وہ جاب دے دیتے ہیں، کام دے دیتے ہیں اسے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی ہیں جتنے ایڈورٹائزمنٹ کمپنی وہ بھی ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں. ہاں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں اپنے فنانس کے مطابق کہ کون صحیح کام کر کے دے رہے ہیں، اس حساب سے پھر بالکل اس میں ریپیوٹ دیکھتے ہیں کہ ریپیوٹ کس کلائنٹ کی ہے، کس وینڈر کی ریپیوٹ اچھی ہے، مارکیٹ میں ہونو کیسی ہے ان کی اس وینڈر کی. وہ بھی ایسے کام نہیں دیتے کسی کو. وہ بھی پوری اپنا تصدیق کرتے ہیں کہ بھی آیا کہ یہ کمپنی اس ویلیو کی ہے کہ ہمارا کام کر سکے. تو اگر وہ مارکیٹ سے ہاؤ نو لیتے ہیں، سب جگہ سے لیتے ہیں اور پھر اس کے ریٹس دیکھتے ہیں، اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں کوڈنگ بورڈ کی، دین وہ فائنل کرتے ہیں. اور کوشچن ہے کہ جب آپ نے شروع سے اپنی کمپنی اسٹارٹ کی تب آپ کی کتنی سالانہ انکم تھی اور آپ کتنی ہے، تو اس کے بارے میں آپ جنرل بتا دیں تھوڑا سا. بس یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو پتا کہ جو انیشلی اسٹیج تھی، انیشلی اسٹیج میں تو ہم اپنا پرنٹنگ کا کام کر رہے تھے. جی. تو اور ہمارا سب کا جوائنٹ وینچر تھا. کوئی یہ نہیں کہ کسی کا انفرادی ہم بھائیوں کا
जॉइंट वेंचर था, तो उसमें कोई हमने किसी की सैलरी तय नहीं की थी, कुछ नहीं किया होता, बस जो आ रहा है और अपना काम कर रहे हैं और अपनी किचन चला रहे हैं। तो और देन अभी तक भी हमने कोई अपनी सैलरी नहीं रखी हुई है, बस डिपेंड करता है काम आ रहा है और उसी में से हम विड्रॉ करते हैं, सारे ड्राइंग जो करते हैं वो उसी में से करते हैं। फिक्स आमदनी का कोई हमारा वो नहीं है, लॉस भी जाता है और बेनिफिट भी जाता है, मोस्टली बेनिफिट भी जाता है। तो इसका तो कोई नहीं, कोई आइडिया नहीं, फिक्स अमाउंट हमारी नहीं है, हमारे डिपेंड और ये वर्क के भी अगर कितना काम आ गया हमारे पास तो उस पर। अच्छा सर, अब मेरा एक और सवाल है कि इस वक्त आपके पास कितने एम्प्लॉई और जब स्टार्ट किया तो तब कितने थे, और आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि आपकी मज़ीद कंपनी कितना ग्रो? जैसे मैंने बताया था कि हमारे जब हमने एक कमरे से स्टार्ट किया, जो मैं आउटडोर के हवाले से बात जी, जो प्रिंटिंग के हवाले से वो तो हमारा एक सेटअप था प्रिंटिंग का, वो तो एक अलग था। आउटडोर के हवाले से जो हम 3 लोगों ने काम शुरू किया था, उस वक्त एक कमरे में हम 3 लोग थे बस, उन्होंने काम शुरू किया। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो जैसे आए तो ग्रो करते रहे, जगह भी चेंज करते रहे, रेंट पे ले लेते रहे जगह, वो भी करते रहे। उसी हिसाब से हमारे जितना का काम बढ़ता रहा, साथ साथ हमारे एम्प्लॉय भी जो है ना वो भी बढ़ते रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आज 60 to 70 जो है वो हमारे एम्प्लॉय हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला पता नहीं किसके नसीब का दे रहा है, हम इस चीज़ को वो नहीं करते, पता नहीं हमारे जो चाय वाला है उसी के नसीब का दे रहा है। हाँ, तो इसीलिए भी हम इस चीज़ को बदल नहीं करते, नाम अना दिखाते हैं, नाम कोई कभी अल्लाह ताला आज़ी में रखे में तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अभी हम सर से ये पूछेंगे कि आजकल जो है ना लोग मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, कहीं से देख लेते हैं जी बिज़नेस ही करना है, जॉब नहीं करनी, और जितना भी उन्होंने अपने पास सरमाया रखा होता है उसको फिर वो चाहते हैं कि बिज़नेस करना है और अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक साल के बाद वो फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, दोबारा जॉब की तरफ चले जाते हैं। तो इस हवाले से हम सर से पूछेंगे कि आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि उनको पहले सीखना चाहिए काम या मेहनत कंटिन्यू करनी चाहिए? सर से ये जवाब देंगे। हाँ नहीं, ये तो जो इस तरह अचानक आ जाते हैं ना तो उनके लिए ज़रा मुश्किल ज़्यादा है। जब आपको कोई भी आप काम शुरू करें, जब आप उसे हाउ नो समझेंगे नहीं तो आप कैसे काम करेंगे, वो अल्टीमेटली आप लॉस करेंगे। तो काम कोई भी शुरू करें, कोई भी बिजनेस शुरू करें, उसकी मुकम्मल हाउ नो जो है उसकी जॉब करें, पहले स्टार्टिंग में सीखें उसे, देन उसमें इन्वेस्ट करें। और ये नहीं कि आप यकदम जो है वो सारा इन्वेस्ट कर दें, ये गलत है। जो बिल्कुल हाँ, स्टेप बाय स्टेप आप करें, आपको पहले शुरू में नज़र आ रहा है कि यार ये बेहतर है मेरे लिए, आप फिर आगे बढ़ें। शुरू में जो लोग इस तरह लगा देते हैं सब कुछ और बाद में खुदा ना खास्ता डाउन हो जाए बिजनेस, तो उसके बैक में कुछ नहीं होता, वो फिर डिफॉल्ट हो जाता है। यानी बैक एंड में कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो उसी लिमिट के मुताबिक चलना चाहिए उसे। ये नहीं कि अगर उसके पास अगर 10 लाख सपोज मैं कह रहा हूँ 10 लाख या 20 लाख है, वो सारा का सारा लगा के और बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू में वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सके, ना कि वो एकदम लगा के और बाद में वो डिफॉल्ट होकर बैठ जाए और फिर वापस जॉब की तरफ आ जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है, जैसे पाकिस्तान में आजकल कोई नहीं आया सरमायाकारी के लिए ख़ास तौर पर, तो आप इधर काम कर रहे हैं तो इधर क्या मुश्किलात आती हैं कि कॉपरेशन गवर्नमेंट की है कि नहीं, सरमाया की है, इंडस्ट्री के लोग जितने भी हैं बिजनेसमैन के साथ कॉपरेशन है पाकिस्तान में गवर्नमेंट करती है, या इस हवाले से कोई मुश्किलात आपको पेश आ रही है? हाँ नहीं, देखिए मुश्किलात तो आ रही है, जो पाकिस्तान स्टेबल नहीं है अभी, बिजनेस के लिहाज से लोग परेशान हैं बहुत, क्योंकि इतनी अर्निंग नहीं होती लोगों की इस टाइम। जो सूरत हाल चल रही है ना, तो काफ़ी वो डेंजर चल रही है, यानी कि ना क्योंकि जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है ना उन्होंने अपने बजट भी रिड्यूस कर दिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल नहीं है, उन्हें एतमाद नहीं है पाकिस्तान पे अभी ना, जो उन्होंने इसलिए अपने बजट जो है ना, अगर किसी का 50 करोड़ का बजट था तो वो 5 करोड़ के लिए आया है जी, खासकर मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी है। तो उस वजह से तो ये मुश्किलात हमारे लिए तो है ना, जो बिजनेस हमारे लगे हुए स्टेक लगा हुआ है, अगर वो ज़्यादा क्लाइंट नहीं आएंगे तो फिर वो लॉस की तरफ जाएंगे। ये जिस तरह गवर्नमेंट चेंज होती है तो उस तरह फिर वो भी तो मुश्किलात होती है। हर गवर्नमेंट आने वाले गवर्नमेंट अपने कानून लागू करती है, वो अपने कानून लागू करती है, वो उसमें हमें बेनिफिट भी मिल जाते हैं और लॉस भी हो जाता है। जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस आया था पहले, बूम पे गया, वो हमारी इजाफा, हमारे कारोबारों में इजाफा हुआ है। अब जैसे प्रॉपर्टी का क्लाइंट नहीं है, प्रॉपर्टी का क्लाइंट बैक हुआ है, तो वो लिहाजा उसका असर हमारे कारोबार पे भी पड़ा है। तो इसलिए अभी ज़रा स्टेबल हो जाए पाकिस्तान तो फिर
उम्मीद है कि कारोबार चलेगा। चलेगा हाँ। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी भी है, कंजप्शन तो है इधर। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है आबादी के लिहाज से। मगर आबादी के लिहाज से तो आ रहा है, मगर अगर आप टेक्निकल देख रहे हैं या टेक्नोलॉजी के हवाले से देख रहे हैं तो उस हवाले से अभी नहीं है, कुछ पाकिस्तान पीछे है। बिल्कुल हमारे इंडिया देख लें आप, हालांकि बांग्लादेश देख लें, ये छोटे ममालिक हैं, पाकिस्तान से आके निकल गए जी, हैं। बिल्कुल। वो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है ना वो स्मूथ नहीं चल रही है, हुकूमत चेंज हो रही है, हर आने वाला बंदा अपने तरफ से चलाना चाहता है पाकिस्तान को, बिल्कुल जो कि गैर मुनासिब है बिल्कुल ना। तो हमें भी धचका लगा रहता है यार, नहीं हुकूमत आई पता नहीं क्या करेगी, सही। तो ये तो फेस करने पड़ते हैं। अभी हम सर से ये पूछते हैं कि जितने भी यंग ग्रेजुएट आ रहे हैं वो जॉब की तलाश में, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। अभी सर से ये पूछेंगे कि आजकल के दौर में ये जो स्किल्स की हम बात करते हैं, कौन कौन से स्किल्स सीखने चाहिए जो कि एक यंग ग्रेजुएट या जो भी स्टूडेंट आता है ग्रेजुएशन के बाद जो उसको फ़ायदेमंद हो। जी, इसमें मैं ये बता दूँ कि आने वाले जो जितने भी नौजवान हैं उन्हें बिजनेस में आना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। स्किल्स तो ऐसे है कि देखिए जो अपना वो पढ़ाई उसने की है, जो एजुकेशन उसने हासिल की है, उसमें मार्केटिंग का एक टूल है, बेहतरीन आईटी का आजकल है रूज, तो उसका जो मार्केटिंग का और आईटी का बंदा इन्हें कोई ना कोई जॉब मिल जाती है। जॉब मिले देन अपना काम करें, मगर उसके बरक्स देखें तो कई लड़कों को जॉब नहीं मिलती, तो ना वो कारोबार कर सकते हैं। तो उनके लिए अपने स्किल जो है जितना अच्छा रखेंगे अपनी, क्योंकि जितना पोर्टफोलियो आपका अच्छा होगा ना उतने ही आपके लिए आसानी होगी। अगर आपका जो उसमें जो नंबर्स आते हैं वो तुम्हारे अच्छे हैं पोजीशन में, इवन कि आप देख रहे हैं ना जो भी इस पे स्कॉलर जिसके नंबर है स्कॉलरशिप करता है, उसे खर्च करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह जो अच्छा होगा उसमें स्किल जिसमें गेट होंगी जिसमें ना, और कॉन्फिडेंस बहाल होगा उसका, देन वो आम दूसरे लोगों की उस पर ज़्यादा फॉरवर्ड होगा। तो अपने स्किल मजबूत करें, अपनी मार्केटिंग को, अपने आईटी की वो उसकी जितनी भी कर सकते हैं जो एजुकेशन उसकी हासिल करें। अच्छा सर, ये कम्युनिकेशन जो एक फैक्टर है उसके हवाले से बता दें कि कम्युनिकेशन कितनी होनी चाहिए आज बंदा जो भी जॉब के लिए आता है, कि वो भी रोल प्ले करती है इस चीज़ में, फिर में फंस जाते हैं बच्चे। हाँ नहीं, वो यही ना बेसिक देखें, हालांकि उनके पास नॉलेज होता है लेकिन उस वक्त डिलीवर नहीं करता। आजकल आपको पता है कि आजकल गूगल आपको हर चीज़ सिखा देता है, आप कोई भी चीज़ देख लें वो गूगल से आप सीख सकते हैं। बाकी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो यही चीज़ नोट करेंगे, जो भी किसी भी कंपनी में जाएंगे वो देखेंगे यार बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है, वो बोलने का अंदाज़ क्या है उसका, क्या वो कॉन्फिडेंस से बोल रहा है या वो किसी और तरीके से बोल रहा है। ये बड़ा उसमें काउंट करती है बात कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहाल होना चाहिए, और आपकी इसके लिए इंटरव्यू के लिए रेडी होना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करें, किसी तरह भी सर्च करें, वो जब तक आप कॉन्फिडेंस से नहीं देंगे तो जब तक फिर सामने जो भी बॉस होगा जो भी वो काम आपको जॉब या कोई भी काम नहीं देगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है आप कॉन्फिडेंस बात करें।